वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। आज हम मिल रहे हैं अपनी एक ऐसी आर्टिस्ट से कि जो बड़ा यूनिक सा मुझे इनका सारा प्रोफाइल और काम लगा है। ये आर्ट डायरेक्टर है एट एग्री टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान पे, और ये एग्जीबिशंस इनकी नेशनल लेवल पे हो चुकी हैं। आप ऑर्गेनाइजर भी हैं आर्ट टूरिज्म की पाकिस्तान में और मैगजीन एडिटर भी हैं। हम मिल रहे हैं मुनज़्ज़ा जावेद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी है मुनज़्ज़ा? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सो मुनज़्ज़ा, ये सब कुछ जो है ना, ये मुझ समेत किसी को समझ नहीं आया कि क्या है। सो वी वुड लाइक टू अंडरस्टैंड कि ये क्या है, ये एग्री डेवलपमेंट क्या चीज़ है, और फिर इसमें आर्ट डायरेक्टर का क्या काम है, एग्री टूरिज्म क्या चीज़ है? जी, एग्री टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान एक ऐसी एग्रीकल्चर की ऑर्गेनाइजेशन है जो टूरिज्म को उसके साथ जोड़ रही है। और हम फेस्टिवल्स करवाते हैं जहाँ पे हार्वेस्टिंग हो रही होती है। तो इस तरह से हम पूरे मुल्क में फिरते हैं, फार्म टू फार्म जाते हैं, और जहाँ हार्वेस्टिंग हो रही होती है इसका बेसिक मकसद ये है कि डायरेक्ट कंज्यूमर को कनेक्ट किया जाए फार्मर के साथ। सही। और मिडल मैन के रोल को वीक किया जाए, और जो चीज़ मिडल मैन फार्मर की मेहनत को अपने तरफ ले लेता है, जी। उसको कट करके हम कंज्यूमर को जब डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं फार्मर से, तो आज का ऐसा दौर है डिजिटल दौर के बहुत आसानी से लोग कनेक्ट हो जाते हैं और वो अपनी चीज़ें कंज्यूमर तक भेज सकते हैं। तो कुछ ऐसे जिक्र कीजिए हार्वेस्ट का। हमारे यहाँ एक गंदम का हार्वेस्ट का सीजन तो खैर ये सिखों में चूंकि वो एक त्योहार के तौर पे मनाया जाता है जी, वो वहीं से ये हम समझें कि जनरेट करते हैं इस मेले को। फिर बसंत का मेला है, बैसाखी का मेला, जी बैसाखी का मेला, जी बहुत, जी बिल्कुल करते हैं। और ये कहाँ पे किया जाता है? जी जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कलर कहार के करीब ऑलिव के बहुत बड़े गार्डन्स हैं, तो जब ऑलिव की हार्वेस्टिंग होती है तो वहाँ पे मेला होता है। मैंगो फेस्टिवल्स होते हैं, ऑरेंज फेस्टिवल्स होते हैं, सिट्रस के होते हैं। सो यानी वो जो एक आपका फेस्टिवल आप अरेंज करते हैं उसमें एक आप आर्ट कॉर्नर भी पूरा अरेंज करते हैं। बिल्कुल जी, जिसमें आप लोगों को ये मौका देते हैं कि वहां पर जो कुछ भी वो देख रहे हैं वो पेंट करें। उसमें फिर हम मोटिवेशन भी रख देते हैं कि उन्हें प्राइजेस वगैरह भी दे देते हैं। अच्छा। और हम फिर जिस वक्त उनके इंटरव्यूज करते हैं, उनसे बात करते हैं, तो वो कहते हैं इतना अमेजिंग टाइम हमें, एक तो हमें पता नहीं चला, दूसरा हमने इतना एंजॉय किया, और तीसरा हम इसे नहीं भूलेंगे। तो मैं समझती हूँ सबसे मेमोरेबल कोई फेस्टिवल आपका जो है अभी तक कौन सा रहा है जो आपको खुद बहुत यादगार लगा हो या याद रहता हो? मैं ख़ास तौर पे, चूँकि हम पंजाब में रहने वाले लोग हैं, तो मैंगोज हम खाते तो हैं, लेकिन मैंगोज ट्रीज देखने का इत्तेफाक नहीं हुआ। तो जब मैं पहली दफ़ा मैंगो गार्डन देखा था तो मैं बहुत हैरान हुई कि मैंगो का इतना बड़ा दरख्त होता है और इतना पुराना दरख्त होता है। तो वो बहुत कमाल का फेस्टिवल था। सिंध में हमारा पूरा ट्रिप ही बहुत कमाल का था। तो इसमें अच्छा, आप देखिए अब ये जो आप बातें कर रही हैं कि ये मुझे अपनी ना मेमोरीज आना शुरू हो गई, क्योंकि वही पंजाब से ताल्लुक और पंजाब के जमींदार घराने से ताल्लुक। तो हम लोगों का आमों का अपना बाग होता था, तो मुझे आज भी याद है कि उसमें जाकर तो आप देखते हैं कि आम लगे हुए हैं और वो वाला आम पक गया है, और वो खूंटे से वो वाला आम जो है वो उतारना कैसे है कि आपने बाकी चीजों को डैमेज भी नहीं करना, और वो वाला आम जो है ना वो वाला उतर आए, एंड देन वो फ्रेश फ्रॉम ट्री जो है उसको खाना। बिल्कुल। एंड देन अब तो हमें नहीं नजर आती वो चीजें, लेकिन कि तोते के बच्चों ने शहतूत के दरख्त के अंदर सुराख करके मुझे अपना एक खूबसूरत सा घर बनाया हुआ है, और वो देर तक बैठ के दूर देखते रहना कि वो कैसे आते हैं। हाँ। और बच्चे कैसे लपक के फिर उसके अंदर से उनको रिस्पॉन्ड करते हैं। सो ये सब चीजें आर गॉन मेमोरीज नाउ, है ना। हम लोगों को अब ये देखने के लिए, इसके लिए मतलब हम कोशिश करते हैं, स्कूलों के बच्चों की ट्रिप्स लेके जाते हैं। really? उनको उसके लिए क्या तरीका होता है? अगर कोई स्कूल आपको देख रहा है तो क्या करें, वो आपको लिखते हैं या आप स्कूल जी वो हमसे रब्ता करें, और हमारा किसी हम फार्म पे ले जाएंगे। उसमें एक और हमने तरीका किया है कि जाहिर है बच्चे को शौक होता है कि हम एक दरख्त लगा दें। अच्छा, उसमें हम कहते हैं कि यहाँ का फार्मर आपके इस दरख्त की केयर करेगा। आप कभी कभी आके विजिट भी कर सकते हैं। वैसे भी आप जानते हैं कि जितनी ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो हर इंसान को 3 दरख्त तो लगाने चाहिए, कम अज़ कम। कम अज़ कम। बिल्कुल। और जितना इस दुनिया में हम पोल्यूशन फैलाते हैं,
یہ جتنا ہماری وجہ سے اس دنیا میں کوڑا کرکٹ یا زمین کے اوپر جتنا ہماری وجہ سے توڑ پھوڑ اور تخریب کاری ہوئی ہے, بالکل اس کو ہمیں خود ہی ریپلیس کر کے جانا چاہیے. تو اسی لیے درخت لگانا جو ہے وہ صدقہ جاری ہے. تو یہ جو موسم گرم ہو رہے ہیں, تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ جو ڈیجیٹل دنیا ہے اس میں میں بچوں کو جس وقت دیکھتی ہوں کچھ سہولتیں بھی ہو گئی ہیں, جیسے اب فوڈ پانڈا آ گیا. اب بچے کو کچن میں نہیں جانا, اس نے فوڈ پانڈا کی ایپ کو کھولنا ہے اور اس نے آرڈر کر دینا ہے. کوئی بھی ایپ کھولنی ہے. ہاں جی, یہ مطلب ایون کھانا بھی حاصل کرنا مشکل نہیں رہ گیا. تو یہ بھی اویئرنیس ہم دیتے ہیں کہ ہیلدی فوڈ کی طرف آئیں, فاسٹ فوڈ کی طرف سے ہٹیں, کیونکہ جب تک ہم اس بیسک کانسیپٹ کو بچوں کے اندر بار بار ڈالیں گے نہیں, وہ اس چیز کو سمجھ نہیں پائیں گے کہ غلطی ہو کہاں رہی ہے. غلطی تو ہو رہی ہے اور انہیں اپنی زندگی میں نظر بھی آ رہی ہے, لیکن یہ شاید ہم بڑوں کا بھی کام ہے پھر ان کے لیے ایسی ایکٹیویٹیز جنریٹ کریں, جیسے کہ ہم اپنے فیسٹیولز میں پرانے کھیل جیسے کہ وہ چینجو کھیلتے ہیں, گلی ڈنڈا, پٹھو گرم ہو گیا, وہ کنچے لے کے کھیل, اس طرح کے کمپٹیشنز کرواتے ہیں. کیونکہ جو بچے وہاں پہ پہنچے ہوتے ہیں نا, میں نے تو ہمیشہ دیکھا ہے کہ بچے کیا بڑے کیا اس وقت کو بھول جاتے ہیں کہ ہم کہاں پہ آئے ہوئے ہیں. نیچر کی اپنی, ہر موسم کی اپنی ایک شدت ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ اگر کوئی بھی اس طرح کی ایکٹیویٹی سے جڑنا چاہے بالکل تو وہ ویب سائٹ پہ جائے اور وہ ایگری یہ جو ہے ایگری ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن آف پاکستان کی ویب سائٹ پہ جائے اور وہاں پر سرچ کر لیں کہ آگے کیا چیزیں پلان ہو رہی ہیں اور وہاں پر اپنا آپ انرول کروا دیں. یا جی وہاں پہ جو بھی نمبر ہیں وہ اس کے فیس بک کے اوپر ایڈز آ رہے ہوتے ہیں, تو آپ نے انٹرسٹڈ لکھ لیا, ایک گروپ بنایا جس بھی سٹی سے آپ جا رہے ہیں, تو بس آپ وہاں چلے گئے. کوئی وہاں پہ ٹکٹس نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, بس صرف آپ نے ٹریولنگ کرنی ہے. اور ٹریولنگ آپ نے اپنے اون پہ کرنی ہے. بالکل. اس میں ایک اور مزے کی چیز یہ ہے کہ وہاں کی جو لوکل انڈسٹری ہے یا لوکل لوگ ہیں وہ بھی فیسیلیٹیٹ ہوتے ہیں کہ وہ کھانا تیار کر رہے ہیں. فار ایگزامپل ایک گاؤں میں آپ ایک فیسٹیول ارینج ہم کرواتے ہیں, تو وہاں پہ صرف ایک فارمر کو فائدہ نہیں ہو رہا, وہاں پہ ٹریولنگ کر کے جتنے بھی لوگ جا رہے ہیں وہاں کے ولیج کے لوگوں کے لیے ایک منی کا سورس جا رہا ہے. تو بیسیکلی سٹیز سے ہٹ کے, جیسے باہر تو یہ کانسیپٹ ہے کہ جی نیچر میں آپ چلے جائیں ویسے, لیکن جب ہم فیسٹیول کرواتے ہیں, اور ابھی تک میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں بہت سے کلچرز ختم نہیں ہوئے, ہم سمجھتے ہیں کہ ہو گئے ہیں ڈیجیٹل دنیا میں رہ کے, لیکن ابھی بھی ہم دیہاتوں میں جائیں تو ہمیں بہت سی اچھی اچھی چیزیں, کنویں کے اوپر کھڑے ہو کے آپ نے بچوں سے پانی بھروا لیا نا, تو وہ بھی ان کی زندگی کا ایک یادگار تجربہ ہوگا, یادگار بھی ہوگا, اور وہ لگے گا انہیں کہ ایکچوئل زندگی میں بہت کچھ ہو رہا ہے. جیسے اچھا منازا, یہ اینڈ دین آپ بینگ اے میگزین ایڈیٹر, جی سو اب یہ دونوں کام تو فرق لگ رہے ہیں. ایک تو ذرا ایڈونچرر لگ رہا ہے اور دوسرا جو ہے آرٹسٹ جو ہے اس کا تو ایک اپنا تھوڑا, اور میگزین ایڈیٹر تو از اے ڈیسک جاب. تو پھر یہ کیسے کر رہی ہوتی ہیں میگزین ایڈیٹر, ڈیسک جاب ہے؟ جی تو میں نے ان کو جو ہماری ایگری ٹورزم ہے ان کے اس پورے آرٹیکلز کو لکھنا شروع کر دیا. تو یہ پرنٹ ہوتے تھے ہماری میگزین میں, تو شاید یہ وجہ ہے کہ لکھنے کا کانسیپٹ تو اس طرح سے ان کے ساتھ جڑ گیا, ورنہ لکھنے کا تو مجھے بہت شوق تھا. اچھا, تو اب لکھنے میں پھر آپ کو آرٹیکل لکھنے کا شوق ہے یا والد کی طرح شاعری؟ نہیں, میں آرٹیکل لکھتی ہوں. میرے بھائی کرتے ہیں شاعری بچوں میں سے تو, لیکن میں تو آرٹیکل اور ان کا جو بھی پرسپیکٹو ہوتا ہے اسے ہم اور زیادہ موٹیویٹ کرتے ہیں کہ لوگوں سے پڑھیں بنسبت اس کی ایک بات کریں. اچھا, اب آپ چونکہ آپ کتابوں سے وہ ہیں اور میگزین ایڈیٹر بھی ہیں, کیا ریکمینڈ کریں گے آپ کے کس طرح, کیا ادب جو ہے جو بھی سلیکشن ہے وہ ایز پر یور ٹیسٹ ہونی چاہیے, یا کچھ چیزیں آپ کو لازمی پڑھنی چاہیے؟ ایک ہوتا ہے وہ جو آپ پڑھنا چاہتے ہیں اور ایک وہ جو آپ کو پڑھنا چاہیے. سو ان دونوں کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ پھر پڑھنا تو پہلے پڑھنا چاہیے سب سے پہلا سوال تو یہ ہے, لیکن بچے یا بڑے جو ایک روٹین کی پڑھنے کی چیز ہے اس سے تھوڑے سے بور ہوئے ہیں, تو اس لیے بھی تھوڑا سا انٹرسٹنگ پڑھنا چاہیے. تو ریڈنگ تو بہت ضروری ہے. اور اگر ہم اپنا ایپٹیچیوڈ دیکھتے ہیں کہ کیا چیز ہمیں پسند ہے, ہمیں
फिक्शन पसंद है, पोइट्री पसंद है, नॉवेल पसंद है, जो भी, ड्रामा पसंद है, लेकिन हाँ। पढ़ें, क्योंकि जब हम पढ़ रहे होते हैं उसके साथ साथ हम सोच रहे होते हैं और जैसे अंदर से ही कुछ चेंज हो रहा होता है, लेकिन जब हम सुन रहे होते हैं तो हम बहुत तेजी से भूल रहे होते हैं। लेकिन आजकल ई बुक्स भी तो बहुत ज्यादा है, जी वो पढ़ें, तो अगर आपको उसमें कोई फर्क नहीं है, मजा तो यही है कि आप उस वर्क को टच करें, लेकिन अगर आप समझते हैं कि नहीं अवेलेबल तो उस पर पढ़ें। हाँ जी, हम जितना मर्जी डिजिटल दुनिया के साथ जुड़े रहें, जब तक हम अपने इन एहसासात के साथ जी नहीं जुड़ते, जी कनेक्ट नहीं होते, उसमें खुशबू नहीं आ रही, उसमें टेस्ट नहीं आ रहा, वो एक सिर्फ एक इल्यूजन है, मतलब डिजिटल चीज तो एक इल्यूजन है, तो उस इल्यूजन से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। लेकिन अब मैं फोकस करना चाहूंगी इस ये जो एक काविशें आपकी हैं कि जैसे देखिए ये पेंटिंग है, ये क्या इसमें आपने पेंट करने की कोशिश की और इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई जबकि आप लिख भी रही थी और आप और बहुत पढ़ भी रही थी? पेंटिंग का शौक तो बचपन से था, इसलिए मास्टर्स वगैरह इसी की तरफ किया। और जैसे कि मैं पहले कह रही थी कि आर्ट हर इंसान के अंदर मौजूद होता है, लेकिन कुछ चीज़ ज़्यादा होती है तो फिर हम उसको एक्चुअल में सीखने के लिए चले जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि तस्वीर तो बोलती है, रंग बोल रहे होते हैं, लेकिन जब हम उसे माने दे देते हैं, जब हम उसे, खास तौर पे मैं इलस्ट्रेशंस की बात करूंगी, मैं बहुत सारे शायरों की शेरों को इलस्ट्रेट करती हूँ। अच्छा। और उसका मकसद यही होता है कि शायद मैं अपने रंगों के थ्रू उनकी इस तशरीह कर सकती हूँ। ठीक है, तो इसमें शेर क्या है? जी, दिल तितली का पीछा करते किन कांटों में जा उलझा है। कांटों को आप इस दुनिया की रंगीनियां भी समझ सकते हैं कि तकलीफें भी समझ सकते हैं, आजमाइशें भी समझ सकते हैं, तो वो या इश्क की आजमाइशें भी समझ सकते हैं। इट्स नॉट एन इजी जॉब। बिल्कुल। तो उसमें एक कॉन्सेप्ट बहुत फूलों के और रंगों के अंदर जाती हुई तितलियां और ये मुझे लग रहा है जैसे आपने ना वो एक क्रिएट किया है, टाइम लाइट है, स्पेस का yes, जो एक ट्रैवल होता है yes, कि आप आई मीन एकदम जोन आउट हो गए, किसी और जगह पे पहुंच गए। तो इसके साथ आपने ये जो पेंट किया है इसको भी थोड़ा हमें। जी, इसमें आपको नजर आ रही होंगी वायर्स हैं, बॉक्स वायर्स हैं जी, उसमें वो टूट रही हैं जब, तो वो बर्ड्स में बदल रही हैं। यानी ये वो होप है कि हाँ, मैंने जितनी भी तकलीफ थी उसको सिर्फ तकलीफ नहीं लिया, उसी के अंदर से मैंने जनरेट कर ली अपनी आज़ादी भी और अपनी हैप्पीनेस भी। सही जी, पसे खुशबू भी मर्गे गुल का मंजर देखते हैं हम, बहुत महंगा पड़ा माजिद हमें अहले नजर होना। पसे खुशबू भी मर्गे गुल का मंजर देखते हैं। वाह वाह वाह, मर्गे गुल का मंजर देखते हैं हम, कि खुशबू तो है और हमें जीता हुआ फूल तो नजर आ रहा है, लेकिन उसकी मौत भी नजर आ रही है। उसकी मौत भी नजर आ रही है। अब इसमें जो है ना, ये आपने जैसे फूलों को वो किया है कि ये जो है वो है यानी बिल्कुल मुरझा चुके हैं। हाँ जी, ये मिड में पहुंचे हुए हैं, कुछ जिंदा हैं, कुछ मुरझा गए हैं। तो कलर्स के साथ मैंने वो उनके पेन को, जो ये वाला कलर मैंने दिया है, यही पोर्ट्रेट करने की कोशिश की है कि वो ब्लीड कर रहे हैं। हाँ, और जाहिर है जब खुशबू बनी है तो फूलों का तो कत्ल हुआ है, तो उनसे खुशबू जो है वो ली गई है। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन उसके मीनिंग ये थे कि ये क्या साया देगा मुझे, ये एक सहरा में उजड़ा हुआ दरख्त मुझे कोई साया तो नहीं दे सकता। तो बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें मैंने यही पेंट करने के। अगर अब जैसे मैं इसको देख रही हूँ तो मैं देख रही हूँ कि यार कभी ये भी हरा भरा होगा, कभी इसके ऊपर भी बहार होगी, कभी तो एक जर्नी ऑफ लाइफ जो है जी, कि एवरीथिंग विल कम टू एन एंड एंड नो एंड, यू नेवर नो कि इफ दिस इज द एंड, कल इस पे बहार आएगी तो बदल जाएगा, सो इट विल लुक डिफरेंट, है ना। सो थैंक यू वेरी मच मुनज़्ज़ा, आपसे मिलना बहुत अच्छा लगा। आई हैव एंजॉयड आवर कॉन्वर्सेशन। मुझे उम्मीद है कि हमारे देखने वालों को भी इसमें से बहुत सारी बातें जो हैं वो मिली होंगी देखने को और सुनने को। आपके वक्त निकालने का और तशरीफ लाने का बेहद शुक्रिया। और आपसे भी इजाज़त लेंगे, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।